हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का पदखंड का पहला चैप्टर करबग, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। उसी का मैं आज टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूट पाए। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ओके, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है। यानी करबक जो कविता है ये किसने लिखी है। तो आप सभी को पता है कि करबक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया एक कविता है। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन प्रेम पीर के कवि है। इनमें से कौन प्रेम पीर के कवि है। तो जायसी जी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी, वही प्रेम पीर के कवि है। तो इसका भी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, जायसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मावत के कवि कौन है। पद्मावत के कवि कौन है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, मलिक मोहम्मद जायसी, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। यानी जायसी जी का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 15वीं सदी यानी अनुमानित किया जाता है कि 1492 में उनका जन्म हुआ था। 1492 में, ये कंफर्म नहीं है, बस सूत्रों से अनुभव लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि इनका जो जन्म है 1492 में ही हुआ था। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान था जायस ग्राम और कब्र अमेठी मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश के जायस ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का क्या नाम था। यानी मोहम्मद जायसी जो थे उनके पिताजी का क्या नाम था। तो उनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज मलिक राजे अशरफ। ठीक, उनके पिताजी का नाम था। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। उनके जो मलिक जी के गुरु जी थे उनके क्या नाम था उनका। तो सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद। ठीक, उनके ये जायसी जी के ये दोनों गुरु थे। ओके, जहांगीर सैयद और सूफी संत मोहिदी शेख। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करबक कहाँ से लिया गया है। करबक कहाँ से लिया गया है। तो करबक पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत जो जिस पर फिल्म भी बन चुका है, वही पद्मावत जो लिखा गया था जायसी के द्वारा। ओके, तो जायसी का जो पद्मावत है उसी से ये चैप्टर बना है, ये कविता बना है करबक। ओके, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, समेरू का प्राय क्या है। तो इसका प्राय है कंचनगिरी। ठीक, और ये बात मैंने अपने भावार्थ वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है, तो वहाँ से भी आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, कंचनगिरी। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा है अवधी। ओके, अवधी में ये पद्मावत लिखा गया था, तो इसलिए आंसर ए करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि थे। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? जायसी ने अपनी आँख की उपमा दर्पण से की। इन्होंने अपने ये जो कविता है करवक, उसमें भी अपने आँख का जो तुलना है दर्पण से किया है। ये बात को अच्छे से उन्होंने बताया है। ठीक, तो इसका इस चैप्टर का भावार्थ मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बना दिया है, तो बता दिया है, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। ओके, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्ग के कवि थे। ओके, प्रेम मार्ग के कवि थे, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो जायसी प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। ओके, तो इसका आंसर भी ए करेक्ट हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, जायसी का जन्म 1992 ईस्वी में किस गांव में हुआ था? जायसी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो जायस नामक गांव में हुआ था। ओके, जायस नामक गांव का नाम जायस है, ठीक है ना। उस स्टेट का नाम या और कोई चीज का नाम दे दे तो नहीं, गांव पूछ रहा है तो गांव जायस था। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। ओके, तो कामयानी जो है, कामयानी उनकी नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, फूल मरे पे मरे नवासु का क्या अर्थ है? ओके, फूल मरे पे मरे न वासु का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता ही है। यानी कह रहे हैं लेखक इस श्लोक में, इस लाइन में कहते हैं कि फूल खत्म हो जाता है लेकिन जो उसका सुगंध है, उसका सुगंध हमेशा रहता है। ठीक, तो वैसे अगर कोई मनुष्य है और वो कुछ अच्छा काम करके मर जाता है तो उसके मरने पर भी लोग उसके कर्मों को याद करते हैं। ओके, कि वो व्यक्ति ऐसा था, जैसे अभी हम लोग बापू को याद करते हैं। ठीक, तो वैसा ही लेखक जो कवि है वो बोलते हैं कि मनुष्य मर जाता है लेकिन उसका कर्म कभी नहीं मरता है, वो हमेशा जिंदा रहता है उसके नाम पर। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18वां प्रश्न, जायसी कवियों में किस भांति महत्वपूर्ण थे? जायसी कवियों में शुक्र तारे की भांति महत्वपूर्ण थे। यानी पूरे सौर मंडल का बस एक ही तारा है, मतलब एक ही ग्रह है जो तारों की तरह चमकता रहता है। ओके, तो वो है शुक्र। तो वैसा ही जायसी भी कवियों के संग्रह में ऐसा कवि थे जो शुक्र की तरह चमकते रहते थे। उनमें कमियां थी लेकिन फिर भी वो चमकते रहते थे। ओके, तो इसका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं, जायसी का काव्य किस प्रकार से गंभीर एवं व्यापक है? तो जायसी का जो यानी मलिक मोहम्मद जायसी का जो काव्य है वो समुद्र के भांति गंभीर और व्यापक है, तो इसका भी आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे है, जायसी ने रत्नसेना व पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो जायसी ने इन दोनों की कथा को रक्त रूप ले द्वारा जोड़ा है। ठीक है ना, यानी उनके कहने का मतलब इन्होंने अपने रक्त से इस रत्नसेना और पद्मावत का कहानी को, कथा को जोड़ा है। ओके, तो इसका आंसर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जायसी ने रत्नसेना व पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा है? वहां पर इस प्रश्न में, इससे पहले वाले प्रश्न में जोड़ा था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर है सींचा था। तो इन्होंने अपने आंसुओं से इन दोनों की कथाओं को सींचा था। ठीक, इसलिए तो पद्मावती इतना फेमस है। ठीक है, पद्मावती पर फिल्म भी बन चुका है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके,
चलिए 22 नंबर प्रश्न है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो जायसी के काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस है। ओके, श्रृंगार रस है, तो इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है, जायसी स्वयं को किस दोष से युक्त होने पर भी गुणवान मानता है? यानी जायसी में तो अनेकों दोष थे, लेकिन जो मुख्य रूप से दोष था, उस दोष के होने पर भी वो खुद को गुणवान मानते थे और वाकई में वो गुणवान थे। तो उनका जो एक नेत्र था वो खराब था, ठीक, फिर भी वो खुद को बहुत ही गुणवान मानते थे और वो सच में गुणवान थे। ओके, तो इसका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा, नेत्र दोष था उनको। ओके, आगे है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृति का नाम बताए। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, चित्ररेखा, कहरा नाम, ठीक, मसाला या मसाला नाम, ये सब उन्हीं की रचना है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त के सभी, आंसर डी यानी उपयुक्त के सभी। अगर आपको एग्जाम में ऐसा न दे कोई ये सब में से कोई भी एक प्रश्न दे देवे रचना का नाम, तो आप समझ जाइएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? कौन सी कृति यानी कौन सी कविता लेख उनकी नहीं है? तो मृगावती जो है मलिक मोहम्मद जायसी की कृति नहीं है, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये जो भी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा करवक लिखा हुआ कविता, ये कविताओं के संग्रह में हमारे 12th क्लास में 1 नंबर पर चैप्टर है, ठीक है ना। तो जो 1 नंबर पर रहता है चैप्टर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए उसका पद 1 नंबर होता है। ओके, यानी फर्स्ट पोएम है हमारे चैप्टर, हमारे पूरे सिलेबस का, तो इससे क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा और ज़्यादातर इसी से पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखिए, लेकिन अच्छे से समझिए। ओके, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, हर चैप्टर का समरी का, क्वेश्चन आंसर का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपको इस चैप्टर का समरी देखना है यानी समरी जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाएं, और मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है हिंदी क्लास 12th, ठीक। इसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसमें इसका भावार्थ भी होगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा अच्छे से, और भी जो चैप्टर आपका छूटा हुआ होगा उसका भी आप वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।